So hello, how are you? I'm your physics teacher Snehal sir, and today we are going to see a new topic from the chapter electric charges and fields, and that is Gauss's law. तो आज हम क्या करेंगे, ये जो गॉस लॉ है उसको हम क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। और हम क्या करने वाले हैं, ये जो गॉस लॉ का मैंने मैथमेटिकल इक्वेशन लिखा है, हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे। सो ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो मैथमेटिकल इक्वेशन होता है गॉस लॉ के लिए, ये लिखा है। और हम क्या करने वाले, देखो इसी मैथमेटिकल इक्वेशन का यूज करके गॉस लॉ के लिए स्टेटमेंट बनाएंगे। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन है इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो देखो ये आपको पता होगा, ये जो साइन होता है वो क्या होता है, तो इंटीग्रेशन होता है। मतलब ये साइन होता है आपके लिए इंटीग्रेशन। यहाँ पे जो ई बार है इसी को हम क्या बोलते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, या फिर हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंडक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे जो डी एस बार लिखा है ये क्या होता है, तो ये होता है स्मॉल सरफेस एलिमेंट। मतलब ये जो डी एस बार है ये क्या होता है, तो स्मॉल सरफेस एलिमेंट होता है। देखो हमेशा याद रखो, जब भी हम क्या करते हैं, गॉस लॉ का यूज करते हैं, तब हमें क्या करना पड़ता है, एक इमेजिनरी सरफेस कंसीडर करना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस बोलते हैं, जिसके बारे में हम क्या करेंगे, आगे बात करने वाले हैं। तो जब भी हम क्या करेंगे, गॉस लॉ का यूज करेंगे, तब हमें क्या करना होता है, तो एक इमेजिनरी सरफेस कंसीडर करना होता है। और उसी का ये क्या होता है, तो स्मॉल सरफेस एलिमेंट होता है डी एस बार। और ये जो टर्म बनती है ना कंबाइन में, इसी को हम क्या बोलते हैं, तो सरफेस इंटीग्रल बोलते हैं। देखो ये इंटीग्रेशन ही होता है, मतलब ये काम वही करता है, मतलब जोड़ने का ही काम करता है ये इंटीग्रेशन का। अब देखो ये जो इंटीग्रेशन है ना, इसके ऊपर मैंने क्या किया है, तो एक सर्कल ड्रॉ किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ऐसे सर्कल ड्रॉ किया है। अब ऐसे क्यों किया है मैंने, तो देखो जो हमने सरफेस चूज किया है ना, वो क्लोज्ड सरफेस होता है। मतलब देखो ये होता है आपके लिए ओपन सरफेस, और ये होता है आपके लिए क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, मतलब ये यहाँ पे आपको सर्कल दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये देखा जाए तो स्फीयर होता है। तो ठीक है, ये किसके लिए होता है, तो ये होता है आपके लिए एक क्लोज्ड सरफेस के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सर्कल बना देते हैं। अब देखो हम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या है, तो ये है आपके लिए सरफेस इंटीग्रल। तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंडक्शन अराउंड एनी क्लोज्ड सरफेस। मैंने अभी बताया कि गॉस लॉ का जो हम सरफेस चूज करते हैं वो कैसा सरफेस होता है, तो एक क्लोज्ड सरफेस होता है। तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंडक्शन अराउंड एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्जेस एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। फिर से एक बार देखो, तो सरफेस इंटीग्रल, ये क्या आपके लिए सरफेस इंटीग्रल है, तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ किसका, तो यहाँ पे ई बार क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंडक्शन है। तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंडक्शन अराउंड एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्जेस एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। तो ये क्या होगा, तो गॉस लॉ के लिए स्टेटमेंट होगा। हमेशा याद रखो हमें क्या करना होता है, तो मैथमेटिकल इक्वेशन का यूज करके ही किसी भी लॉ के लिए स्टेटमेंट बनाना होता है। मैंने जब लास्ट टाइम किरचॉफ लॉ की बात की थी, तब भी मैंने क्या किया था, तो मैथमेटिकल इक्वेशन का यूज करके ही उसके लिए स्टेटमेंट बनाया था किरचॉफ लॉस के लिए। क्योंकि देखो फिजिक्स में क्या होता है, तो फिजिक्स में आपका जो लॉ ऑफ रट्टोलॉजी है वो फेल हो जाता है। मतलब आप फिजिक्स में रट्टा नहीं मार सकते, आपको क्या करना पड़ता है, तो अंडरस्टैंड करके ही स्टडी करना पड़ता है फिजिक्स में। इसीलिए याद रखो हमेशा आपको क्या करना होता है, मैथमेटिकल इक्वेशन देख के ही क्या करना होता है, किसी भी लॉ का स्टेटमेंट बनाना होता है। तो ये था आपके लिए क्या, तो गॉस लॉ के लिए स्टेटमेंट। अब देखो ये जो टर्म होती है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। देखो यहाँ पे दैट इज इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करते हैं यूनिट एरिया को, इसी को हम क्या बोलते हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। देखो अब तक हमने क्या किया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखी है, इलेक्ट्रिक डायपोल देखा है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट देखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखी है। अब ये नई टर्म है, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रहे हैं, जो पर यूनिट एरिया क्रॉस कर रही है उसी को हम क्या बोलते हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। या फिर आप इसको क्या कर सकते हो, और एक तरीके से डिफाइन कर सकते हो, कैसे, तो इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई बार डॉट डी एस बार। अब देखो ये जो डॉट प्रोडक्ट है हम ये कैसे तोड़ते हैं, तो वो तोड़ते हैं कॉस थीटा से। मतलब देखो ई डी एस कॉस थीटा, ये हम क्या करते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट को तोड़ते हैं। और देखो यहाँ पे जो थीटा होता है ना, ये थीटा होता है एंगल बिटवीन ई एंड डी एस। ये मैंने पिछले वीडियोज में भी बोला है कि डॉट प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, किस तरह तोड़ते हैं। तो यहाँ पे ये जो थीटा है वो क्या होगा, तो ई और डीएस के बीच का एंगल होगा। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि डीएस क्या है, सरफेस एलिमेंट है, मतलब स्मॉल सरफेस एलिमेंट है, मतलब देखा जाए तो एक एरिया है। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, तो इसको वेक्टर डिनोट किया है। मतलब जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी टर्म के ऊपर बार लिख देते हैं तो वो एक वेक्टर बन जाता है। तो हमेशा याद रखो एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मतलब एरिया भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल देखो आप इस एरिया को, मतलब ये ब्लैक बॉडी भी एक एरिया ही, तो आप इस एरिया को अगर सामने से देखोगे और
इस एंगल से देखोगे तो श्योरली क्या होगा, कुछ डिफरेंस समझ में आएगा। मतलब आप सामने से क्या कर सकते हो, इसको क्लियरली देख सकते हो, और इस एंगल से हम क्लियरली नहीं देख सकते। मतलब क्या हो रहा है, तो एरिया भी क्या करता है, तो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। और उसकी डायरेक्शन कैसी होती है, तो उसकी डायरेक्शन होते हैं परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मतलब अगर ये आपका एरिया है तो ये जो परपेंडिकुलर होगा इसे, ये होगी उसकी डायरेक्शन, मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये होता है एरिया के लिए डायरेक्शन। हमेशा याद रखो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो देखो ये क्या है, फ्लक्स है। फ्लक्स को हम क्या लिखते हैं, ई बार डॉट डी एस बार, दैट इज ई डी एस कॉस थीटा। और ये थीटा क्या होगा, तो ई बार एंड डी एस बार के बीच का एंगल होगा, ठीक है। और फ्लक्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया। मतलब यूनिट एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो क्रॉस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। अब देखो हम क्या करते हैं, ये जो गॉस लॉ का मैथमेटिकल इक्वेशन मैंने लिखा है उसको हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। तो देखो इसके लिए मैंने क्या किया है, एक स्पीयर कंसीडर किया है। यहाँ पे दिखा है वो सर्कल दे रहा है क्योंकि वो 3 डायमेंशन में पॉसिबल नहीं यहाँ पे दिखाना, लेकिन आप कंसीडर क्या करो कि ये स्पीयर है, और उस स्पीयर के सेंटर पे हमने क्या किया है, चार्ज क्यू कंसीडर किया है, ठीक है। और हमने क्या किया है, ये जो स्पीयर है इसका हमने एक स्मॉल सरफेस एलिमेंट कंसीडर किया है ds, और इस स्पीयर की जो रेडियस है वो क्या है, तो स्मॉल आर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं। मतलब डायरेक्शन ऑफ ई बार मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो अगर ये प्लस क्यू चार्ज कंसीडर करते हैं तो श्योरली आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होते हैं, आउटवर्ड्स होते हैं। किसके लिए, प्लस क्यू चार्ज के लिए। मतलब इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है इसे आउटवर्ड्स है। मतलब अगर इस पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट पी की, तो इस पॉइंट पी के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसी होगी, तो इसे आउटवर्ड्स होगी। और अगर वही हम क्या करते हैं, सरफेस एलिमेंट की डायरेक्शन देखते हैं तो कैसे, तो देखो ये सरफेस एलिमेंट की डायरेक्शन ऐसे परपेंडिकुलर टू सरफेस है, मतलब ऐसे। मतलब देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो सरफेस एलिमेंट है वो दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम ही है। मतलब देखा जाए तो उन दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो वो है 0 डिग्री। मतलब देखो सरफेस एलिमेंट भी ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। देखो ऐसे, ये क्या आपका सरफेस एलिमेंट है और इसी के ऊपर क्या है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो दोनों की डायरेक्शन कैसे, एक ही है। मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, तो वो होगा 0 डिग्री। तो यहाँ पे जो ई डी एस कॉस थीटा है, मतलब यहाँ पे जो थीटा है वो कितना है, तो वो है 0 डिग्री। और देखो हम क्या कर सकते हैं, तो अगर ये मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, मतलब आपके लिए इक्वेशन क्या आएगा, तो फाई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे जो गॉस लॉ है उसको और एक तरीके से क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। दैट इज टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्जेस। यहाँ पे जो ε0 होता है वो क्या होता है, तो परमिटिविटी होती है, और क्यू क्या होता है, तो चार्जेस होते हैं। तो हम क्या करते हैं, अब ये जो गॉस लॉ है उसको प्रूव करते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस LHS का यूज करूंगा, मतलब सरफेस इंटीग्रल ई बार डॉट डी एस बार का। देखो कैसे, ई बार डॉट डी एस बार ये किसके बराबर होगा, तो वो होगा ई डी एस कॉस थीटा के बराबर। देखो यहाँ पे लिखा है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट को हम कैसे तोड़ते हैं, तो कॉस थीटा से तोड़ते हैं। मतलब ई डी एस कॉस थीटा। अब मैंने अभी बताया कि दोनों के बीच में, मतलब ये जो थीटा है, मतलब द एंगल बिटवीन ई एंड डी एस वो कितना है, तो वो है 0 डिग्री। मतलब यहाँ पे जो थीटा है वो 0 डिग्री है, और कॉस 0 कितना होता है, तो वो होता है 1। मतलब यहाँ पे जो कॉस थीटा है इज इक्वल टू कॉस 0 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। मतलब ये इक्वेशन क्या बचेगा, तो बस इंटीग्रेशन ओवर ई डी एस। अब देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, तो वो कांस्टेंट है, मतलब यूनिफॉर्म है। क्योंकि देखो हमने क्या किया है, तो जो चार्ज क्यू है वो क्या किया है, स्पीयर के सेंटर में कंसीडर किया है ना। ये जो स्पीयर है उसके सेंटर पे हमने क्या किया है, तो चार्ज कंसीडर किया है। तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करते हैं किस पे, तो बस डिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी होती है ई इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। और मैंने बहुत बार बोला है कि यहाँ पे जो ये क्यू होता है वो कौन सा क्यू होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो वाला क्यू होता है। तो देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड बस डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। और ये क्यू कहाँ पे है, तो स्पीयर के सेंटर पे है। मतलब सेंटर से वो जो सरफेस है, मतलब जो स्पीयर है, मतलब वो देखा जाए तो स्पीयर का सरफेस है वो क्या है, सेम डिस्टेंस पर होगा। मतलब उस सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सभी पॉइंट्स पर, मतलब सभी पॉइंट्स पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, सेम होगी।
दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कांस्टेंट होगी, क्योंकि देखो वो बस डिपेंड करते हैं आपकी रेडियस पर। इसीलिए यहाँ पे जो ई है ये क्या होगा, तो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा। क्यों, क्योंकि हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को हमेशा बाहर लेते इंटीग्रेशन से। मतलब यहाँ पे क्या होगा, तो बस ई इंटीग्रेशन ओवर डी एस। यहाँ पे ये जो ds है वो क्या है, तो ये जो स्पीयर है उसका एक स्मॉल सरफेस एलिमेंट है, और इंटीग्रेशन से हम क्या कर रहे हैं, वो जो छोटे 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 सरफेस एलिमेंट है उसको हम क्या करने वाले हैं, जोड़ने वाले हैं। अब इसका मतलब क्या होगा, तो ये जो इंटीग्रेशन ओवर ds होगा वो किसके बराबर होगा, तो वो होगा टोटल सरफेस के बराबर। मतलब ये क्या होगा आपके लिए, e इंटू, अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, तो वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब ये होगा आपके लिए 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्या होता है, तो सरफेस एरिया, दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। देखो यहाँ पे वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, तो सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, तो वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। देखो यहाँ पे फिर से एक बार, यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन और ds है, मतलब हम इंटीग्रेट करके क्या करने वाले हैं, इस ds को, मतलब जो छोटे छोटे सेगमेंट्स, मतलब छोटे छोटे जो सरफेस एलिमेंट हमने कंसिडर किए वो जोड़ रहे हैं, ठीक है। और जोड़ने के बाद आपके पास क्या आने वाला है, तो ये स्फीयर ही आने वाला है। मतलब ये जो सरफेस एरिया होगा स्फीयर का वो कितना होगा, तो वो होगा आपके लिए 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ई की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, और ई क्या होता है आपका, ई इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। मतलब तो आपके पास जो इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा, तो देखो इंटीग्रेशन ओवर ई बार डॉट डी एस बार इज इक्वल टू क्या है, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से के की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, और के क्या होता है आपके लिए, तो के होता है आपके लिए 1/4 पाई इप्सिलॉन 0। ये हम क्या करेंगे, के की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आपके पास इक्वेशन क्या आएगा, तो देखो 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 इंटू आर स्क्वायर, ये यहाँ पे है पहले से, ऊपर क्या है क्यू, इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहां से क्या होगा, तो ये 4 और ये 4 कैंसिल, ये पाई और ये पाई कैंसिल, एंड ये आर स्क्वायर यानी आर स्क्वायर कैंसिल। मतलब यहाँ पे बचा क्या, तो बस q डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन 0। देखो यहाँ पे q बचा, यहाँ पे इप्सिलॉन 0 बचा, और किसके बराबर है, तो ये है आपके, और यही तो क्या है आपका लॉ है, दैट इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंडक्शन अराउंड एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्जेस। देखो ये इक्वेशन दोनों सेम ही है, तो हम क्या करते हैं, इस तरह इस गॉस लॉ को प्रूव करते हैं। सो दिस इज इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड यस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और हाँ, बहुत दिनों से वीडियोस नहीं आ रहे थे, तो हुआ क्या था, मैं माइक के लिए वेट कर रहा था, और दूसरी बात मेरा मोबाइल भी टूट गया था, तो बहुत दिनों से वीडियो रिकॉर्ड करना वगैरह पॉसिबल नहीं था।